जी बच्चों, तो ये अभी हमने इंट्रोडक्शन देखा कौन कौन से एरियाज हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करना हमने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। तो देखिएगा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल बच्चों, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करने से पहले हम देखेंगे बच्चों कैपिटल बजटिंग प्रोसेस। कैपिटल बजटिंग प्रोसेस को ना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। बच्चों जब भी कोई आपने इन्वेस्टमेंट करनी, कौन सी इन्वेस्टमेंट? कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट जब भी करनी है ना, तो आपने कैपिटल बजटिंग प्रोसेस या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को आपने फॉलो करना है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपके लॉस के चांसेस क्या हो जाएंगे? मिनिमाइज। लॉस हो सकता है फिर भी, लेकिन उसके चांसेस क्या हो जाएंगे? मिनिमाइज हो जाएंगे, अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करोगे। और इस प्रोसेस को फॉलो करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो मुंह उठा के कर दिया, हाँ, और हैवी लॉसेस हो गए, तो उससे हो सकता है आपकी बिजनेस ही लिक्विडेट हो जाए, कंपनी लिक्विडेट हो जाए आपकी। क्योंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। तो अगर उसको केयरफुली हम यूज नहीं करेंगे, केयरफुली इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और अगर उस पर हैवी लॉसेस हो गए, तो हो सकता है कंपनी ही लिक्विडेट हो जाए आपकी। तो इसलिए जब भी आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट करनी है, तो इस प्रोसेस को आपने फॉलो करना है। इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपके लॉसेस के चांसेस क्या हो जाएंगे? मिनिमाइज। और बच्चों ये पास्ट पेपर्स में दो दफा इसका क्वेश्चन भी आ चुका हुआ है थ्योरेटिकल। एक दफा 6 मार्क्स का, एक दफा 7 मार्क्स का। ठीक है, तो जरा सुन लीजिएगा कैपिटल बजटिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप क्या होता है जी। ओरिजिनेशन ऑफ आइडियाज। पहले मैं स्टेप्स लिख देता हूं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। ओरिजिनेशन ऑफ आइडियाज। दूसरा स्टेप होता है बच्चों, हाँ जी, इनिशियल स्क्रीनिंग। इनिशियल स्क्रीनिंग, फिर डिटेल्ड डिटेल्ड एवेल्युएशन। डिटेल्ड एवेल्युएशन, फिर डिटेल्ड एवेल्युएशन के बाद फिर ऑथराइजेशन। नहीं नहीं बेटा, आप कहाँ पे आ गए हो? आपने नहीं आना, ये तो F9 पढ़ रहे हो। अच्छा, ऑथराइजेशन, फिर उसके बाद ऑथराइजेशन के बाद इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन, फिर ऑन गोइंग मॉनिटरिंग। ऑन गोइंग मॉनिटरिंग, और फिर पोस्ट कंप्लीशन पोस्ट कंप्लीशन ऑडिट। बच्चों ये 7 आपके स्टेप्स हैं कैपिटल बजटिंग प्रोसेस के। ओरिजिनेशन ऑफ आइडियाज, इनिशियल स्क्रीनिंग, डिटेल्ड एवेल्यूएशन, ऑथराइजेशन, इम्प्लीमेंटेशन, ऑन गोइंग मॉनिटरिंग और पोस्ट कंप्लीशन ऑडिट। ये 7 स्टेप्स हैं। सबसे पहले ओरिजिनेशन ऑफ आइडियाज। देखो, जब भी कोई आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, सबसे पहले क्या होगा? आइडिया ओरिजिनेट होता है। अब आइडिया ओरिजिनेट कहां से होता है? तो आइडिया ओरिजिनेट किसी भी लेवल से हो सकता है। टॉप लेवल से भी हो सकता है, टेक्निकल मैनेजमेंट लेवल से भी हो सकता है, और ऑपरेशन लेवल से भी हो सकता है। किसी भी लेवल से आइडिया तो आ सकता है, लेकिन नॉर्मली आइडिया कहां से आता है? नॉर्मली आइडिया कहां से आता है? R&D से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से आइडिया आता है। लेकिन जरूरी नहीं है, नॉर्मली यहां से आता है, लेकिन आइडिया किसी भी लेवल से आ सकता है। टॉप लेवल से भी आ सकता है, मिडिल लेवल से भी आ सकता है, ऑपरेशन लेवल से भी आ सकता है। लेकिन जनरली आइडियाज ओरिजिनेट कहां से होते हैं? R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से आइडियाज ओरिजिनेट होते हैं। अब लेट्स से हम एक हैं एजुकेशन बिजनेस में, हम हमारा कॉलेज है, और हर कंपनी की अपनी स्ट्रेटेजी होती है। तो हमारा कॉलेज है, तो हमारी एक्सपर्टीज किस पे है? एजुकेशन सेक्टर में ही है। तो हमने कहा जी, हमने जब भी एक्सपेंशन करनी है, ग्रो करना है ना, तो हमने एजुकेशन सेक्टर में ही रहना है, इसके अलावा और किसी बिजनेस में नहीं जाना। हाँ, हो सकता है कोई और कॉलेज हो तो उसकी स्ट्रेटेजी क्या हो?
कि ठीक है यार हमारी एक्सपर्टीज एजुकेशन बिजनेस में है, लेकिन हमें डिवर्सिफाई करना चाहिए, हमें किसी और बिजनेस में भी जाना चाहिए। हाँ, तो वो किसी और की और स्ट्रेटेजी हो सकती है, लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी क्या है कि हम एजुकेशन बिजनेस में हैं, हमारा कॉलेज है, हम एजुकेशन बिजनेस में हैं, तो हमने जब भी ग्रो करना है, एक्सपेंशन करनी है, तो हमने एजुकेशन बिजनेस में ही करनी है, हमने इसके अलावा इधर उधर नहीं होना, ये हमारी स्ट्रेटेजी है। अब आइडियाज ओरिजिनेट हो गए तीन, आइडिया ए, आइडिया बी, आइडिया सी। आइडिया ए और आइडिया बी था एजुकेशन बिजनेस से रिलेटेड। एक था कि हमें अब क्या करना चाहिए, अपनी बुक्स भी प्रिंट करवानी चाहिए साथ। हाँ, मतलब जो हम नोट्स देते हैं, बुक्स कोई और लगवाते हैं, हम अपने कॉलेज की बुक्स ऑफर किया करें, एक ये था। और साथ एक था कि हमें क्या करना चाहिए, अभी लेट से हम एसीसी करवा रहे हैं तो हमें साथ सीए भी करवाना चाहिए। एक आइडिया ये था। और थर्ड आइडिया था कि यार आजकल ना आईटी के पीछे बहुत, आईटी का अगर फ्यूचर है तो हमें एक सॉफ्टवेयर हाउस बनाना चाहिए। ये तीन आइडियाज ओरिजिनेट हो गए। हाँ, अब जब तीन आइडियाज ओरिजिनेट हो गए तो उसके बाद क्या होगी उन आइडियाज की, इनिशियल स्क्रीनिंग। इनिशियल स्क्रीनिंग में क्या देखते हैं हम, प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट विल बी in line in line with in line with strategy। प्रोजेक्ट विल बी इन लाइन विद स्ट्रेटेजी, ये इनिशियल स्क्रीनिंग करना है। अब देखो हमारी स्ट्रेटेजी क्या थी कि हमने एजुकेशन बिजनेस में ग्रो करना है। अब जो आइडिया ए और आइडिया बी था वो एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड था, लेकिन आइडिया सी आईटी से रिलेटेड था, सॉफ्टवेयर हाउस डेवलपर का था, तो वो हमारे स्ट्रेटेजी से इन लाइन नहीं है। तो यहां पर ही जो आइडिया थ्री था सॉफ्टवेयर हाउस वाला, वो क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। बाकी कौन से बचे, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी बच गए। ठीक है, इनिशियल स्कैनिंग में सबसे पहले क्या देखना है, प्रोजेक्ट विल बी इन लाइन विद स्ट्रेटेजी, वो इन लाइन होना चाहिए स्ट्रेटेजी के। तो ए और बी स्ट्रेटेजी के इन लाइन है, सी नहीं है, सी एक्सक्लूड हो गया। फिर इनिशियल स्कैनिंग में ही क्या करते हैं हम, इनिशियल स्क्रीनिंग टूल्स कैलकुलेट करते हैं, इनिशियल स्क्रीनिंग टूल्स। अब वो जो दो प्रोजेक्ट्स बच गए उनका क्या करेंगे, इनिशियल स्क्रीनिंग टूल्स कैलकुलेट करेंगे। और इनिशियल स्क्रीनिंग टूल्स दो होते हैं बच्चों, एक होता है एआरआर। एआरआर क्या होता है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। इसको आरओआई भी बोलते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और रॉस भी बोलते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है जी। और दूसरा जो टूल होता है, इनिशियल स्क्रीनिंग टूल होता है, वो होता है पे बैक पीरियड। क्या होता है जी, पे बैक पीरियड। कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे क्या होते हैं। तो ये दो इनिशियल स्क्रीनिंग टूल्स होते हैं। और जो अब देखो तीन प्रोजेक्ट से, उनमें से एक स्ट्रेटजी के लाइन ही था, वो माइनस हो गया, बाकी दो स्ट्रेटजी के लाइन थे, उनका क्या कैलकुलेट करेंगे, इनिशियल स्क्रीनिंग टूल्स, यानी कि एआरआर और पे बैक। और जो इस क्राइटेरिया को मीट करेगा, जो इस क्राइटेरिया को मीट करेगा, वो आगे कहां पे आ जाएगा, डिटेल्ड एवेल्यूशन में आ जाएगा। फिर उनकी डिटेल एवेल्यूशन करती है। ठीक है, जो इनिशियल क्राइटेरिया मीट करेगा वो आगे डिटेल क्राइटेरिया में आएगा। लेट्स से ए और बी थे, दोनों ने इनिशियल क्राइटेरिया मीट कर दिया, तो दोनों किस में आ जाएंगे, डिटेल्ड एवेल्यूशन में आ जाएंगे। सही थी। और डिटेल्ड एवेल्यूशन में क्या करते हैं, तीन चीजें कैलकुलेट करते हैं, एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, जो आपने पहले पढ़ा हुआ है। हाँ, दूसरा आईआरआर, ये भी पढ़ा हुआ आप लोगों ने F2 में, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। हाँ, और तीसरी चीज डिस्काउंटेड, डिस्काउंटेड पे बैक। ये पढ़ी नहीं है आप लोगों ने चीजें, लेकिन यहां पर बहुत डिटेल से है, F2 से बहुत ही आगे है। ठीक है जी। तो ये हम डिटेल वैल्यूएशन में करते हैं। सही है जी। अब डिफरेंस क्या होता है बच्चों, ये जो इनिशियल स्कैनिंग टूल्स की दो टेक्निक्स है और डिटेल्ड एवेल्यूएशन वाली टेक्निक्स है तीन, इनमें फर्क क्या होता है, इनिशियल स्कैनिंग टूल्स और डिटेल्ड एवेल्यूएशन टेक्निक में फर्क क्या होता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। ये जो डिटेल्ड एवेल्यूएशन टेक्निक्स होती है ना, इसमें टाइम वैल्यू मनी कंसिडर करते हैं। और जो इनिशियल स्कैनिंग टूल्स होते हैं एआरआर और पे बैक, उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को अकाउंट फॉर नहीं किया जाता। और टाइम वैल्यू मनी को डिसीजन मेकिंग करते हुए, डिसाइड करते हुए, एवेल्युएट करते हुए अकाउंट फॉर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। टाइम वैल्यू मनी क्या होती है, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ पढ़ेंगे हम। तो बहरहाल अभी फॉर द टाइम बिंग ये याद रखना है कि डिटेल्ड एवेल्यूएशन टेक्निक्स में टाइम वैल्यू मनी कंसिडर
होती है जो होनी भी चाहिए, और इनिशियल स्क्रीनिंग टूल्स में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को अकाउंट फॉर नहीं करते। ये फायदा नुकसान भी है इन टेक्निक्स का। ठीक है, अच्छा जी, अब डिटेल वैल्यूएशन की, और डिटेल वैल्यूएशन में जिसने क्राइटेरिया मीट किया, अब वो प्रोजेक्ट करना है। अब प्रोजेक्ट करना है नहीं करना, तो उसको ऑथराइज तो कोई करेगा ना। तो उसके बाद क्या होती है उसकी ऑथराइजेशन। तो ऑथराइजेशन कौन करता है, प्रोजेक्ट को ऑथराइज कौन करता है, वो डिपेंड करता है, वो क्या करेगा, वो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट पर। किस पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट पर। एक सर्टेन लेवल तक की इन्वेस्टमेंट है तो डिविजनल मैनेजर उसको क्या करेगा, एक सर्टेन लेवल तक की इन्वेस्टमेंट है तो उसको डिविजनल मैनेजर अप्रूव कर देगा, डिविजनल मैनेजर उसको अप्रूव कर देगा। और एक सर्टेन लेवल से ऊपर की इन्वेस्टमेंट है तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको अप्रूव करेंगे। अब ये सर्टेन लेवल हर कंपनी का क्या करेगा, वेरी। लेट से हमारी कंपनी में हमने रखा हुआ है जी, जो $1 मिलियन तक की इन्वेस्टमेंट होगी ना, तो $1 मिलियन तक हमने ऑथराइज किया हुआ डिविजनल मैनेजर्स को, कि डिविजनल मैनेजर्स खुद से $1 मिलियन तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर $1 मिलियन से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट है तो फिर अप्रूव किसे कराना पड़ेगा, फिर ऑथराइज कौन करेगा, डायरेक्टर्स। तो अब जो भी इन्वेस्टमेंट $1 मिलियन तक की होगी उसको अप्रूव कौन करेगा, डिविजन मैनेजर्स। और जो $1 मिलियन से ज्यादा की होगी उसको ऑथराइज कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ऑथराइजेशन हो गई, ऑथराइज हो गया, गो हेड मिल गया। अब प्रोजेक्ट क्या करना है, स्टार्ट करना है। तो उस प्रोजेक्ट की क्या होनी है, अगला स्टेप क्या है उस प्रोजेक्ट की, इम्प्लीमेंटेशन। अब इम्प्लीमेंटेशन होनी है। हाँ, तो हमने क्या किया होगा, ये जब एनपीवी कैलकुलेट की होगी, आईआरआर डिस्काउंटेड पे बैक, तो हमने इंटायर लाइफ के रेवेन्यूज भी एस्टिमेट किए होंगे, इंटायर लाइफ की कॉस्ट भी एस्टिमेट की होगी। तो वो जो एस्टिमेशन की हुई है, जो हमने प्लानिंग की हुई है कि ये प्रोजेक्ट करेंगे तो इतना फायदा होगा, इतना नुकसान होगा, तो ऑब्वियसली प्रोजेक्ट तो तभी करेंगे जब एस्टिमेटेड फायदा होगा। तो अब हमने उसको क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। अब इंप्लीमेंट कराने के लिए क्या करते हैं, असाइन असाइन प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर। तो भाई अब हमने क्या करना है कि अब उस प्रोजेक्ट को क्या करवाना है, इंप्लीमेंट करवाना है। तो इंप्लीमेंट करने के लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजर असाइन करते हैं। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है प्रोजेक्ट मैनेजर की, कि इसने प्रोजेक्ट को एज इट इज इंप्लीमेंट करवाना होता है, जिस तरह से हमने प्लान किया हुआ है, एनपीवी कैलकुलेट करते हुए, आईआरआर कैलकुलेट करते हुए, डिस्काउंटेड पे बैक या एआरआर या पे बैक कैलकुलेट करते हुए, हमने जिस तरह से प्लान किया हुआ उसने एज इट इज क्या करवाना है, उसको इंप्लीमेंट करवाना है। सही है जी। प्रोजेक्ट मैनेजर साइन हो गया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आप जो हमने प्लानिंग की हुई है उसको वो एज इट इज क्या करवाए, इंप्लीमेंट कराए। अब प्रोजेक्ट की लाइफ क्या होगी, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, ज्यादा होगी ना लाइफ। इन्वेस्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, तो इन्वेस्टमेंट 1 साल से ज्यादा की होगी, लाइफ ज्यादा होगी उसकी। तो अब बच्चों उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऑन गोइंग मॉनिटरिंग। ऑन गोइंग मॉनिटरिंग का क्या मतलब है, वेरियंस एनालिसिस, वेरियंस एनालिसिस ईयरली बेसिस पर। हाँ देखो, अब प्रोजेक्ट की लाइफ है 10 साल। अब मैंने प्रोजेक्ट मैनेजर साइन कर दिया, तो अब मैं क्या करूं, अब वो रिस्पॉन्सिबल है उस प्रोजेक्ट को एज इट इज इंप्लीमेंट करवाने के लिए जिस तरह प्लान किया गया था। तो अब प्रोजेक्ट तो लाइफ 10 साल है, तो मैं क्या करूं, अब 10 साल छोड़ के बैठ जाऊं, 10 साल बाद देखूंगा कि भाई उस मैनेजर ने प्रोजेक्ट को सही इंप्लीमेंट किया कि नहीं किया। तो मैं ये नहीं कर सकता, पैसा किसका लगा हुआ है, हमारा। उस मैनेजर की तो नौकरी है, और 10 साल उसने नौकरी की, और 10 साल की तनख्वाह ले गया, वो बोनस वोनस भी ले गया, और 10 साल बाद उसने हंस के दिखा दिया कि नहीं हुआ टारगेट सी, बहुत ही गंदा परफॉर्म किया है। तो फिर उसकी तो नौकरी है, वो तो उसको नौकरी से निकालेंगे, वो जाके और नौकरी कर लेगा 10 साल, 10 साल की तनख्वाह ले गया, नुकसान किसका होना है, हमारा। तो हम उस प्रोजेक्ट मैनेजर पर 10 साल के लिए रिलाय नहीं कर सकते कि 10 साल के बाद पूछेंगे उसको कि क्या किया उसने। तो हम क्या करेंगे, ऑन गोइंग बेसिस पे उसकी क्या करेंगे, मॉनिटरिंग। यानी कि वो 10 साल का जो है, तो हमने क्या किया होगा, एस्टिमेट करते हुए पहले साल के रेवेन्यूज और कॉस्ट एस्टिमेट की होगी, दूसरे साल की अलग से, तीसरे साल की अलग से, चौथे साल की अलग से। तो हम ईयरली बेसिस पे क्या करेंगे, वेरियंस एनालिसिस, कि पहले साल के टारगेट क्या थे रेवेन्यूज और कॉस्ट के, और पहले साल एक्चुअल अचीव क्या हुआ। ठीक है, ताकि उसकी परफॉर्मेंस मेजर हो सके। अगर उसने टारगेट अचीव कर लिए, एक्सीड कर दिए तो अच्छी बात है, और अगर टारगेट एक्सीड नहीं हुए तो फिर उसको पूछेंगे भाई क्या किया तुमने, सही परफॉर्म नहीं कर रहे, तो वो कोई रीजन देगा, रीजन सही होगी, लग रही है कि सही है, ठीक है, कोई एस्टिमेशन में मसला था या कोई सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए जिसकी वजह से वो टारगेट अचीव नहीं हो सके, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर उसकी नेग्लिजेंस होगी तो उसको फारिग करेंगे और नया
प्रोजेक्ट मैनेजर लगाएंगे उस पर, ठीक है। तो ऑन गोइंग बेसिस पर आपने मॉनिटरिंग करनी है उस प्रोजेक्ट की, ताकि साथ साथ पता चलता जाए कि सही इंप्लीमेंटेशन हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। और अगर कहीं पे प्रॉब्लम है तो उसको ओवरकम किया जा सके। और फिर लास्ट में क्या है, पोस्ट कंप्लीशन ऑडिट, यानी कि ये भी वेरियंस एनालिसिस है लेकिन पूरे प्रोजेक्ट का। ऑनगोइंग बेसिस पे हर साल करते जा रहे थे, और पोस्ट कंप्लीशन ऑडिट, पोस्ट कंप्लीशन, कंप्लीशन के बाद ऑडिट करना। ऑडिट में क्या करना है, चेक ही करना ना कि जो काम था वो ठीक हुआ या नहीं हुआ। तो इसमें क्या करेंगे, अगर 10 साल का प्रोजेक्ट था तो इंटायर प्रोजेक्ट के एस्टिमेशन को इंटायर प्रोजेक्ट के एक्चुअल के साथ क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, और देख लेंगे इंटायर प्रोजेक्ट सही तरह इंप्लीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ। अगर सही इंप्लीमेंट कर दिया तो उस मैनेजर को एक नया प्रोजेक्ट असाइन कर देंगे, और अच्छा प्रोजेक्ट असाइन कर देंगे उससे भी। और अगर उसने सही परफॉर्म नहीं किया तो उसको कहेंगे भाई जाओ नौकरी से निकलो, बड़ी मेहरबानी आपकी। हाँ, समझ गया बात। तो ये है जी आपका एक कैपिटल बजटिंग प्रोसेस, जो 2 दफा एग्जाम में टेस्ट हो चुका है। एक दफा 6 मार्क्स के लिए, एक दफा 7 मार्क्स के लिए, 8 मार्क्स के लिए। ठीक है जी, समझ आ गई बात की, यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई इश्यू है तो पूछ लीजिएगा। ले जी बच्चों, अब हमने क्या करना है, ये तो आना ही आना एग्जाम में, आया भी हुआ है 2 दफा। लेकिन अब ये पढ़ाया क्यों, आपके 2 वजह थी। एक तो ये खुद टेस्ट हो जाता है, दूसरा हमने क्या स्टार्ट करना है, पहला टॉपिक क्या है, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। इन्वेस्टमेंट को अप्रेज करना है, इन्वेस्टमेंट को एवेल्युएट करना है। तो इन्वेस्टमेंट को एवेल्युएट करने की 5 टेक्निक्स होती हैं, 2 इनिशियल स्क्रीनिंग टूल वाली और 3 डिटेल्ड एवेल्युएशन वाली। तो ये 5 टेक्निक्स हमने पूरे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में पढ़नी है, ARR, पे बैक, एनपीवी, IRR और डिस्काउंटेड पे बैक। ठीक है जी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पहली टेक्निक, कौन सी, ARR, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। चले, आज पहला क्लास है, कल से स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो कल हम ARR कंप्लीट कर लेंगे 100%, पे बैक कंप्लीट कर लेंगे 100%, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ के एनपीवी और डिस्काउंटेड पे बैक भी पढ़ लेंगे। वो 1.5 से पौने 2 घंटे में हम ये सारा कुछ कर लेंगे, बेसिक बेसिक जितना आपने F2 में पढ़ा हुआ है। ठीक है जी, लें जी बच्चों, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती कल। बाय बाय।